नमस्कार दोस्तों। साल 2022 फरवरी 24 यूक्रेन हिस्ट्री का वो काला दिन है जिस दिन रूसिया और यूक्रेन का वार शुरू हुआ था। आज इस वार को 1 साल 2 महीने 4 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन ये युद्ध अभी भी चल रहा है और इसी युद्ध के चलते लाखों लोगों की मौत हो चुका है। कई सारे लोग घर से बेघर हो चुके हैं और कुछ लोग अपने जान बचाकर यूक्रेन से दूसरे देश में भी भागने की प्रयास कर रहे हैं और कुछ लोग भाग चुके हैं। तो आज मैं रूसिया यूक्रेन वार का पूरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि ये जो वार क्यों हुआ, इसका हिस्ट्री क्या है, दूसरे देश इस वार को लेकर क्या ओपिनियन रखते हैं और एक इम्पोर्टेंट चीज़ पाकिस्तान का इस युद्ध को लेकर क्या योगदान रहा है और किस तरह पाकिस्तान इस युद्ध में डबल गेम प्ले कर रहा है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप पूरी तरह समझ सकें। Специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые напрягены. दोस्तों, इस कन्फ्लिक्ट को अच्छे से समझने के लिए रूसिया और यूक्रेन की हिस्ट्री के बारे में जानना अत्यंत जरूरी है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। कहानी शुरू होता है 1991 से, जब 1991 में यूएसएसआर टूटकर 15 कंट्री में डिवाइड हुआ और तब से लेके मतलब 1991 से लेके 2014 तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन 2040 को जब रूसियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया पर हमला करवा के क्रीमिया को कब्जा किया, वहाँ से असली प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। अब सवाल यह है कि व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया पर हमला क्यों करवाया, आइए इसको भी जानते हैं। बात यह है कि 2013 में जब यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने का डिसाइड किया था, जिसके चलते यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन के सामने कुछ शर्त रखे थे। जैसे कि उसका पहला शर्त था कि यूक्रेन को दुनिया के सामने अपने आप को इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में प्रेजेंट करना होगा, पहला। और उनमें से एक शर्त ये भी था कि कुछ लीडर यूक्रेन की जेल में बंद थे, उसको भी रिलीज किया जाएगा और लगभग यूक्रेन ने ये शर्त मान भी लिया। लेकिन रूसिया ने इसको स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया था और कहा था अगर यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल होता है तो रूसिया उसको पनिश करेगा, और साथ में ये भी कहा था अगर यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में नहीं जाएगा तो उनको 15 बिलियन का फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा, साथ में चीप ऑयल भी उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और उसी वक्त यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट थे विक्टर यानुकोविच, उन्होंने पुतिन की दबाव में आकर इस एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया, जिस कारण पूरे यूक्रेन में बहुत प्रोटेस्ट हुआ और ये प्रोटेस्ट इतना दिन का दिन इतना बढ़ता गया कि यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट विक्टर, उनको 21 नवंबर 2013 को उनको इम्पीच कर दिया गया और दोबारा इलेक्शन कराने के बाद नए प्रेसिडेंट बनकर आए पेट्रो पोरोशेंको, जिन्होंने 27 जून 2040 को यूरोपियन यूनियन के साथ एक एग्रीमेंट किया कि वो यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करेंगे, जिस कारण पुतिन ने एग्रेशन में आकर क्रीमिया पर हमला करवा के क्रीमिया को कब्जा कर लिया और पूरी दुनिया देखते रह गए। और इसी कारण 7 देश ने मिलकर रूसिया को G8 से निकाल दिया और वो G8 बन गया G7। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रूसिया और यूक्रेन के बॉर्डर के बीच में एक रीजन है यूक्रेन का, जिसे डोनबास रीजन कहा जाता है, और उसमें ज़्यादातर रहने वाले लोग प्रो रूसियन है। वो कहीं ना कहीं उसी रीजन को वहाँ यूक्रेन से सेपरेट करके रूसिया में मिलाना चाहते हैं, और हमेशा से वहीं पे रहने वाले जो ग्रुप है वो यूक्रेन आर्मी के साथ हमेशा
उनका लड़ाई झगड़ा होता रहता है और इसमें सपोर्ट करता है रूसिया का आर्मी, जिस कारण 5 सितंबर 2014 को एग्रीमेंट साइन किया गया यूक्रेन, रूसिया और उसमें जो मीडिएट किए थे जर्मन, फ्रांस और यूरोप, इन तीनों लोगों की मध्यस्थता में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था बेलारूस के कैपिटल मिन्स्क में, जिसे कहा जाता है मिन्स्क एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट का उद्देश्य था युद्ध को रोकना, इन दोनों के बीच जो भी गोलाबारी हो रहा था उन दोनों को रोकना इस एग्रीमेंट का उद्देश्य था। 2014 का जो मिन्स्क एग्रीमेंट था वो सक्सेस नहीं हो पाया, जिसके चलते 12 फरवरी 2015 को फिर से और एक बार मिन्स्क एग्रीमेंट बेलारूस मिन्स्क में साइन किया गया और इसका उद्देश्य था लड़ाई झगड़ा को बंद करना और जो भी एक दूसरे के पास बंदी बनकर थे उनको रिलीज कर देना और अपना जो वेपन है उसको भी विड्रॉ करना। और ये जो एग्रीमेंट था जर्मन का फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर फ्रांक्स वोल्टर स्टेनमेयर की मध्यस्थता में किया गया था, जो लगभग सक्सेस होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन 2022 को रूसियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये मिन्स्क एग्रीमेंट सेकंड को कैंसिल कर दिया। अप्रैल 2017 में यूक्रेन में एक सर्वे किया गया था और इस सर्वे का मकसद ये था, उनको ये पता करना था कि कितने प्रतिशत लोग हैं जो यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहते हैं या नाटो का मेंबर बनने में अपना सहमति देते हैं। इसको जानने के लिए एक सर्वे किया गया था यूक्रेन में और इसका जो रिजल्ट आया, रिजल्ट के मुताबिक 53% लोग एग्री किए कि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहिए और सेम रिपोर्ट में ये भी पता चला कि लगभग 47% लोग एग्री थे कि वो यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बने। 1 मई 2004 एक ऐसा दिन था जिस दिन 10 कंट्री ने यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ था और उसी 10 में से 8 कंट्री ऐसा थे जो कभी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, मतलब रूसिया का हिस्सा हुआ करते थे। और उसी 8 कंट्री में से 3 कंट्री ऐसा थे जो रूसिया के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। नाम है इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। और ये 3 कंट्री यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं बल्कि ये नाटो का भी मेंबर है, जो रूसिया के लिए खतरा है। मतलब कहा जाए तो यूरोपियन यूनियन और नाटो रूसिया को चारों तरफ से घेरने के प्रयास कर रहा है और इसमें यूक्रेन भी नाटो और यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाता है तो रूसिया के लिए बहुत खतरा हो सकता है आगे चलकर। मैं बार बार नाटो के बारे में जिक्र कर रहा हूँ कि ये नाटो एक्चुअली में है क्या। नाटो जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मिलिट्री अलायंस है, मतलब कलेक्टिवली सिक्योरिटी सिस्टम है जिसमें 29 यूरोपियन कंट्री और 2 नॉर्थ अमेरिकन स्टेट इन्वॉल्व है। पहले तो इसमें टोटल 30 स्टेट थे, अभी इसमें 31 है, क्योंकि इसमें जो नया देश शामिल हुआ है वो फिनलैंड है, जो कि रूसिया के साथ बॉर्डर साझा करता है। मैंने नाटो का आर्टिकल 5 पढ़ा हो जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर नाटो कंट्री किसी दूसरे देश पर हमला करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई दूसरा देश नाटो कंट्री पर हमला कर दे तो एक साथ 31 कंट्री मिलकर उस पर हमला करेंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो नाटो का जो आर्मी है वो यूक्रेन में भी जा सकता है। वो लोग जाएंगे किसी ना किसी बहाने रूसिया के बॉर्डर के आसपास थोड़ा बहुत गोलीबारी करेंगे, जिसके चलते रूसिया जरूर कुछ ना कुछ रेस्पॉन्ड करेगा, 1-2 गोली चलाएगा रूसिया, फिर इनको एक बहाना मिल जाएगा और कहने लगेंगे कि ये तो पूरा नाटो पे हमला है और एक साथ 31 देश मिलकर रूसिया पर टूट पड़ेंगे और रूसिया को तबाह कर देंगे। यही तो है इस कहानी का पूरा जड़। और कोई देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसका जो बॉर्डर एरिया है उसमें चारों तरफ से उसे घेरा जा रहा, और ये नाटो यही तो कर रहा है।
अगर मैंने यूएन का चैप्टर 7 ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी देश किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं कर सकता। और उसमें ये भी लिखा गया है कि किसी देश का एक छोटा सा हिस्सा उस देश से टूटकर अलग होना चाहता है तो वो स्वतंत्र है। फिर भी वो देश उसके साथ अन्याय अत्याचार करे तो वही छोटा सा राज्य अपने पड़ोसी देश को मदद के लिए बुला सकता है। फॉर एग्जाम्पल पीओके जो अभी पाकिस्तान के पास है, अगर पीओके चाहेगा तो इंडिया को वो लिख कर देगा कि पाकिस्तान हमारे साथ बहुत अन्याय अत्याचार कर रहा है, तो इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, जिसे हमला नहीं एक मिलिट्री ऑपरेशन माना जाएगा। यही तो रूसिया ने किया। 21 फरवरी को रूसिया ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया डोनबास रीजन को दो इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में, डोनेट्स और लुनेट्स को। फिर 22 फरवरी को जो मिन्स्क एग्रीमेंट किया गया था 2015 में, उसको खारिज कर दिया। फिर 23 फरवरी को वहाँ से लेटर आया रूसिया पे मदद के लिए। फिर 24 फरवरी को रूसिया ने यूक्रेन पर हमला किया और कहा कि ये एक मिलिट्री ऑपरेशन था। इसी आर्टिकल का फायदा उठाकर, यूएन का आर्टिकल का फायदा उठाकर अमेरिका ने 2003 में इराक में हमला किया था, लीबिया में हमला किया था, सीरिया में हमला किया था, 1955 में वियतनाम में हमला किया था, अफगानिस्तान में हमला किया था। मतलब अमेरिका करे तो प्रेम लीला और वही काम रूसिया करे तो हमला। अमेरिका करे तो स्वामी और रूसिया करे तो हरामी। क्या लॉजिक है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? दोबारा कोई वर्ल्ड वॉर ना हो इसी मकसद से बनाया गया एक संगठन है जिसमें लगभग 193 कंट्री शामिल है। और ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अभी तक सक्सेस नहीं रहा। जैसे कि 2022 में तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया, यूएन ने कुछ भी नहीं उखड़ पाया। इसराइल पैलेस्टाइन विवाद उखड़ पाया, कश्मीरी इशू उसमें भी कुछ नहीं कर पाया। और अभी ये रूसिया यूक्रेन वार, इसमें भी मुंह में च्युइंगम लगा के बैठा हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू मी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट, biggest, baseless and failure organization of the world, which is formed only for America and China for their personal use. अमेरिका का खुफिया एजेंसी CIA ने बताया कि रूसिया 16 फरवरी को यूक्रेन में हमला कर सकता है, लेकिन रूसिया ने 16 फरवरी को हमला नहीं किया। वो कुछ दिन रुक गया क्योंकि उसी वक्त ओलंपिक 2022 बीजिंग में चल रहा था, चाइना में। रूसियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने खुद उधर गए हुए थे। 3 दिसंबर 2022 को व्लादिमीर पुतिन ने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ एक वीडियो मीटिंग की। 13 दिसंबर को यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के साथ बातचीत किया। फिर 14 दिसंबर को फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन, उनके साथ बातचीत करते हुए इन तीनों के सामने एक ही डिमांड रखा था। और वो पहला डिमांड था कि यूक्रेन को नाटो का मेंबर ना बनाया जाए, और दूसरा यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल ना हो। इन तीनों के सामने ये डिमांड रखा था व्लादिमीर पुतिन ने, लेकिन इन तीनों ने इसको नहीं माना। यूक्रेन जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो अपना फैसला खुद ले सकता, ऐसा कहकर इन्होंने इस बात को टाल दिया था। और जब से ये वार शुरू हुआ है, और शुरू होने से पहले रूसिया का हमेशा से एक ही स्टांड रहा है कि वो कहीं ना कहीं वो इस युद्ध को रोकना चाहता है। और इसके लिए जो डिमांड रखा है, वो पहले जो डिमांड था वो डिमांड आज भी सेम ही है कि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनने ना दिया जाए और यूक्रेन नाटो का मेंबर ना बने। साथ में नाटो ने रूसिया के आसपास जो भी न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय किया हुआ है उसको विड्रॉ करे, यही वो डिमांड। लेकिन नाटो मानने वाला तो है नहीं, और कहीं ना कहीं
यूक्रेन को भी ये बात समझ में आ जाना चाहिए, युद्ध करके यूक्रेन को कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। जो कुछ भी नुकसान होगा वो यूक्रेन को ही होगा। अमेरिका ये जो कुछ भी कर रहा है वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ही कर रहा है और अपने दुश्मनी को निभाने के लिए ही ये सब कर रहा है। लेकिन बलि का बकरा बना हुआ है यूक्रेन, भुगत रहा है बेचारा यूक्रेन, मारे जा रहे हैं यूक्रेन के लोग। इसी युद्ध को लेकर बहुत सारे कंट्री ने अपने अपने राय जाहिर किया था, जिसमें से इंडिया, पाकिस्तान, यूके तो ओपनली कहता है कि वो यूक्रेन के साथ है। और पिछले साल यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि भैया खुद यूक्रेन विजिट करके आए हैं, साथ में कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया है, वेपन भी सप्लाई किया गया है यूके की तरफ से। और इसी युद्ध को लेकर इंडिया का जो स्टैंड है हमेशा से क्लियर रहा है, वही फॉर्मूला PDD, मतलब पीस डिप्लोमेसी डायलॉग। इसका मतलब ये है कि आराम से टेबल में बैठो, बातचीत करके इस मामला को सॉल्व करो, यही इंडिया चाहता है। इंडोनेशिया समरखंड बाली में एससीओ का सुमित हो रहा था, उसी में श्री नरेंद्र मोदी जी ने व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करते हुए कहा था कि दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर, मतलब ये युद्ध का समय नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बातचीत करके इसे समाप्त करो। और रिप्ले में पुतिन ने कहा था कि हमें पता है कि आप हमारा इस स्थिति को लेकर बहुत चिंतित हैं और हम इसका हर एक अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन भिखारी पाकिस्तान ने आज तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाया है। स्टार्टिंग में कह रहा था कि वो इस युद्ध में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन चुपके से हथियार सप्लाई कर रहा था यूक्रेन को। और फरवरी 2023 में यूके के साथ $300 मिलियन का एक डिफेंस डील भी इन्होंने साइन किया था, डिफेंस एग्रीमेंट यूके के साथ, कि वो यूक्रेन को रॉकेट सप्लाई करेगा, जबकि इसको पता है कि यूके जो है फुली सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, फिर भी उसके साथ एक डिफेंस डील साइन किया था। और ये सब पाकिस्तान इसलिए कर रहा है ताकि IMF से भीख ले सके, साथ में USA को खुश भी कर सके। और IMF से मुझे एक बात याद आ रहा है, शायद 1980 की बात है, जब सोवियत यूनियन और USA के दोनों के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। उसी वक्त भी IMF ने पाकिस्तान को $73 करोड़ का एक लोन पैकेज दिया था, ताकि ये भिखारी पाकिस्तान इस कोल्ड वॉर में अमेरिका का साथ दे सके। मतलब पाकिस्तान को अगर आपको अपने तरफ लाना है तो कुछ करना नहीं है, बस भीख ही दे देना है, कुछ पैसे दे देना, ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। और एक रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद कीव से एक एग्रीमेंट किया है $81 मिलियन का, जिसमें वो उनका जो टैंक है उसको वो रिपेयर करेगा। TITUD टैंक को रिपेयर करने के लिए $81 मिलियन का एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, और पाकिस्तान इसको डिनाई करता है कि वो कोई वेपन यूक्रेन को सप्लाई नहीं कर रहा है। एक तरफ वो डिफेंस डील भी कर रहा है यूके के साथ, वो मना भी कर रहा है, डबल स्टैंडर्ड है भाई। हाल ही में एक न्यूज आया था कि BBC का एक इंटरव्यू में मुत रीजन में BBC को इंटरव्यू देते हुए एक सोल्जर ने यह बताया, उसका नाम व्लादिमीर था। उन्होंने बताया कि वहाँ जो यूक्रेन में जो भी रॉकेट सप्लाई किया जा रहा है ये चेक रिपब्लिक्स, आर्मेनिया और पाकिस्तान से आ रहा है। और साथ में उन्होंने और एक बात बताया था कि पाकिस्तान से जो भी वेपन आ रहा है वो बहुत ही लो क्वालिटी का है, और ये पाकिस्तानी कहते हैं हमारे पास बहुत बड़ा रॉकेट है, हमारे पास एटम। अरे मुझे तो डाउट भी लगता है कि आपके पास जो न्यूक्लियर वेपन है ना वो शायद चलता होगा या नहीं, मुझे डाउट लगता। और दोस्तों, इस पर आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।